जय हिंद। इसके पिछले वाले क्लास तक ले हमने आप सभी को बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हड़प्पा सभ्यता का लाइन बाय लाइन खूब बढ़िया से पढ़ाए थे। आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स भी डालकर दे दिए थे, है ना, जो कि नोट्स आप लोगों का 2 से 1.5 पेज में, आई थिंक मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पेज में, 2.5 पेज में आप लोगों का बढ़िया से आट गया होगा। सो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में PDF डाल दिए थे। उसके बाद देखा जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए थे। सो आज के क्लास में बाबू हम लोग का जो होने वाला है वो 2 नंबरिया क्वेश्चन है ना, 2 नंबरिया यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। सारा क्वेश्चन देखिए एकदम धाकड़ धाकड़ है। ये सब क्वेश्चन उस बिहार बोर्ड, देखिए बिहार बोर्ड का एकदम मॉडल पेपर में तब जो क्वेश्चन छपता है, जो मतलब कोनो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो पूछा नहीं गया। देखिए 2009, 13, 16 मतलब सब बिहार बोर्ड के मोहर वाला ही हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे बाहर एक क्वेश्चन तो आएगा ना। आप लोग खुद एक काम करिएगा, क्लास करने के बाद क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और तब आप लोग क्वेश्चन मिलाना शुरू करिएगा। तब आप लोग को पता चलेगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि बिहार बोर्ड पूछा हो और उसको हम छोड़े, है ना। यानी कि जितना आप लोग का क्वेश्चन अभी तक ले पूछा गया है किताब में है, मतलब क्वेश्चन का पूरा निचोड़ आप सभी के समक्ष एकदम उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो पहले का क्वेश्चन आप सभी के एकदम सामने आ चुका है। देखिए, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन को तो बिहार बोर्ड कई इतना धोआ है कि देखिए यहाँ पे 2009 में, 16 में, 18 में, यानी 20-22 में भी शायद आया था ना। तो देखिए इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। आप लोग भी बोल रहे थे कि सर आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से भी आप लोग देख करके सीख सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट बाबू आप लोग दिमाग में याद रखिएगा। हम बताते चलेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या मेन पॉइंट है, इस क्वेश्चन में क्या मेन पॉइंट है। बाकी लिखने की जो शैली है वो आपकी रहनी चाहिए। अब बाकी अगर रट लेते हैं तब तो आप लोग को गॉड गिफ्ट मिला हुआ है यार, छाप के चला हुआ है ना। तो देखिए, अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए हैं ना। जैसे मतलब अभिलेख होता क्या था उसके बारे में सबसे पहले बता दिए हम लोग। जौन धातु वतु होता है या फिर कोनो भी पत्थर उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उत्कीर्ण करके कोनो भी अपन हम लोग जानकारी लिख देते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं ना। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं यहाँ पे हम लोग अभिलेख बोलते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है। इसका प्रयोग के बारे में भी देखिए, अभी हम लोग क्या किए, अभिलेख के बारे में तनी सा बता दिए कि जब भैया अभिलेख क्या होता है, कोनो भी लोहा पत्थर कुछ के ऊपर खोद खाद के लिख दिए, अभिलेख होता है। इसका यूज जो है प्राचीन काल से ही होते हुए आ रहा है। अब मेन बात यहाँ पे लिखेंगे और निष्कर्ष भी इसी में लिख देंगे। अब देखिए बाबू, हम आप लोग को बोले थे जो ऊपर थोड़ा सा हेडिंग डालो, मसाला मिर्चा डालो, उसके बाद बीच में खाना दो और नीचे से आराम से जो भी बचल खुचल है वो सब डाल दीजिए। सो पढ़ने वाले को भी समझ में आएगा ना। तो लेकिन देखो यार 2 नंबर ये क्वेश्चन में कितना आप लोग सिलसिलेवार ढंग से लिखिएगा, है ना। 50 से 60 देखिए, बेसी से बेसी 50 से 60 शब्दों में आप लोग को आंसर देना ही है ना। सो शब्दों का भी यहाँ पे मतलब ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। तो देखिए, अभिलेख किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। जो अभिलेख है हमारा किसी भी कालखंड का जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा जो होता है प्राथमिक स्रोत, इसको हम लोग मानते हैं। कौन सा स्रोत बाबू, प्राथमिक स्रोत। यहाँ पे प्राथमिक स्रोत हमारा हो जाएगा की पॉइंट माना जाता है। इस प्रकार हम समय के इतिहास, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का पता लगा सकते हैं अभिलेखों के द्वारा। अभिलेख क्या है बाबू, जो भी हमारा कालखंड है उस कालखंड का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। और इस अभिलेख के तहत हम लोग क्या करते हैं, उस समय के इतिहास, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का पता लगा सकते हैं। चलिए इसके बारे में इतना ही लिख दीजिएगा। लो 2 नंबर का कोई मावी का बाबू का लाल नहीं है जे जगह से आप लोग का 2 नंबर का एक भी नंबर काट पाए, क्योंकि 1 नंबर यहाँ पे देखिए और 1 नंबर यहाँ पे, इसको 2 खंडों में लिख चुके हैं हम लोग 2 नंबर के लिए। हमारा क्वेश्चन रेडी है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना करिए। इसमें देखिए ये कब क्वेश्चन पूछा गया, 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन एकदम ललन टफ क्वेश्चन है ना बाबू, है ना। ये शायद आप लोगों का आया हुआ था 5 नंबरिया क्वेश्चन, है ना। इसको धो के 2 नंबरिया में लिखते हैं, कंप्रेस करने का कोशिश किए, आप लोग भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हो, ये 5 नंबरिया वाला क्वेश्चन है ना, इसको लिख दिए थे क्वेश्चन के रूप में, तो सोचे कि इसको भी करा दे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का उदय
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था, जो पश्चिम में सूत्का-गैंडोर से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर, देखिए यहाँ पे नदी का भी नाम लिख दिए हैं। पूर्व में आलमगीरपुर कहाँ है बाबू? हिंडन नदी के किनारे है। और उत्तर में मांदा से लेकर के दक्षिण में हमारा दामाबाद जो कि प्रवरा नदी के तट पर है तक फैला है। देखिए इसको इतना ही में लिख दिया गया क्योंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन था, केवल इसका विस्तार यानी कि चौहदी बता दिए है ना। तो इसके जैसे उत्तर में कौन सी था? मांदा। और पश्चिम में कहा था सूत्का-गैंडोर। अब पूरब में था आलमगीरपुर यानी कि दक्षिण में था हमारा दामाबाद। कौना नदी के किनारे था। अब नदी का आप लोग क्या कर सकते हो, नदी के बारे में लिखोगे तो 2-4 शब्द और ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, देखिए यहाँ पे शब्दों को कम करने के लिए क्वेश्चन में उसको डाल दिए जाए, भैया वो भी पढ़ लेगा कि यहाँ पे ये नदी के किनारे है। अब तीसरा का हाँ देखिए इसका आकार कैसन का है बाबू? त्रिभुजाकार है। कैसन का है? त्रिभुजाकार है। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता इसका आकार त्रिभुजाकार है, जो कि निश्चय ही मिस्र की सभ्यता से बड़ा है। यानी कि इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है, जो कि जो हमारा मिस्र की सभ्यता है उससे बड़ा है। अभी तक इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थल मिल चुके हैं। अभी ये जो वर्तमान डेटा है किताब के अनुसार ना है ना बाबू, वर्तमान डेटा के अनुसार 1000 लगभग हम लोगों को स्थल मिल चुके हैं, जिनमें से देखा जाए तो 6 गो नगर मिला है। कौन सी मिला है बाबू? 6 गो हम लोगों को नगर मिला है, जिनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोग क्या किए, इसके विस्तार की जो विवेचना था, विस्तार के बारे में बताना था, 2 नंबर में इसको लिखने का प्रयास किए। आप लोग चाहते हैं तो इतना भी लिख दीजिए, मन कर रहा था इतना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन पहले बता दिए कि क्वेश्चन 5 नंबरिया था, मिस्टेक से उतार लिए थे तो इसको भी करा दिए। देखिए आगे ही सब मोहर मारल क्वेश्चन 2009, 13, 16 समझ में आ रहा है कितना ललन टपना, ये हाईएस्ट एकदम इसको क्या बोलते हैं हिमालय टॉप क्वेश्चन है ना। सबको समझना है, केवल रटने की कोशिश नहीं करना है। ये वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबरिया ही क्वेश्चन कर लेते हैं और एक और वीडियो आएगा जहाँ में हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन करेंगे। ऐसा आपका जितना लिखल होकल आप लोग अगर वीडियो में ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और हड़प्पा वासियों द्वारा बृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। तो इसके देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है 2009, 13 और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हड़प्पा वासियों द्वारा बृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। तो यहाँ से हम लोग लिखने की शुरुआत करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश यहाँ पे भाग जो था वो अर्धशुष्क क्षेत्र था। वैसन का क्षेत्र में पड़ता था बाबू अर्धशुष्क, मतलब ना गर्मी ना ठंडा ना। ओकरा बाद देखा जाए, इसलिए मुख्यतः वहाँ पे नहर, कुआं, तालाब आदि से सिंचाई का प्रयोग आदि का सिंचाई के रूप में प्रयोग करते थे। मतलब ये लोग सिंचाई के लिए कौन कौन से चीज़ का यूज करते थे? नहर का, कुआं का, तालाब का और है ना, इन सभी चीज़ों का ये लोग क्या करते थे? यूज करते थे। अब हम लोग को बताना पड़ेगा कि भैया तुम ऐसे ही तो फेंक नहीं ना रहा है जो आजकल देख लीजिए कुआं से सिंचाई होता है, नहर से सिंचाई होता है। तो हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि भैया अफगानिस्तान से हम लोगों को क्या मिला हुआ था। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि देखिए भाई साहब अफगानिस्तान से हम लोगों को, अफगानिस्तान के सुर्तगोई से हम लोग को क्या मिला है? नहर के साक्ष्य मिले हुए हैं। उसके बाद आगे देखा जाए तो हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुआं का प्रयोग किया जाता था। वहीं पे गुजरात और धौलावीरा, गुजरात के धौलावीरा में हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत बड़का हम लोगों को कौन सी मिला है? पोखरा मिला है, यानी कि जलाशय मिला है, जिसका प्रयोग ये लोग सिंचाई के लिए किया करते थे। और ये देखिए क्वेश्चन तो कई बार बिहार बोर्ड इसको धो चुका है, और इसको जो क्वेश्चन बच्चा मतलब छोड़ेगा वो अपना मतलब पैर पर कुल्हाड़ी ना कुल्हाड़ी पर ले जाके पैर मार रहा है पागल कहीं का। देखिए कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? मतलब कार्बन डेटिंग की जो विधि है, यानी कि कार्बन 14 कौन से मतलब विधि जन बाटे, विधि से आप लोग क्या समझते हो? तो अपना भाषा में यार बता देना है कि कार्बन 14 विधि एक समय गणना की विधि है। इसमें जीवित वस्तुओं के अवशेष के आधार पर उसकी काल अवधि की गणना की जाती है। मतलब ये जो कार्बन 14 विधि है ये कौन चीज़ वैसन का जीव जंतुओं के लिए, वैसन का चीज़ों के लिए जो कि कभी ना कभी जीवित थे और उनके अवशेष, जैसे मान के चलो कौन आदमी मर गया उसका हड्डी मिला, तो हड्डी से क्या किया जाएगा? उसके कालखंड का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। अभी काम क्या करता है इसके बारे में तो नहीं बता दीजिए। कार्बन 12 और कार्बन 14। जो कार्बन 12 होता है, देखिए जब भी कोई सजीव मृत हो जाता है यानी कि मर जाता है तो उसमें कार्बन 14 का क्षय होने लगता है। लेकिन जब हम लोग देखें कि कार्बन 14 जो होता है वो ऐसे ही बना रहता है, इस आधार पर उस वस्तु का प्राचीनतम ज्ञात किया जाता है। यानी कि कार्बन 14 कार्बन के 2 अवयव होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14 को। जब कोनो जीव मर जाता है तो कार्बन 12 जौन होता है ये धीरे धीरे वो आदमी नहीं उस जीव के शरीर में से खत्म होने लगता है, सड़ने गलने लगता है। लेकिन वहीं पे जो कार्बन 14 आता है वो आदमी के उतने मतलब शरीर में इसका क्षय बहुत कम होता है, जिसके कारण मान के चलिए कोनो आदमी है 70 किलो का उसका वजन है, अगर ओकरा अंदर मान के चलिए आधा किलो कार्बन ना यार तो बहुत हो गया ना एग्जाम्पल के लिए,
60 किलो का आदमी है, उसके मतलब अनुमान एक औसत निकाल लिया जाता है कि 60 किलो का आदमी है, उसके अंदर मान के चलो आधा किलो मिल जाएगा हमारा कार्बन, है ना। आज जो कार्बन है मान के चलो 10 साल में आधा हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो अब मान के चलिए आदमी कौन मरा है, तो उसके 60 किलो का उसका वजन है, अगर उसके अंदर जो है हमारा आधा किलो कार्बन होना चाहिए, जो कि 250 है, तो आप उसका उम्र बता सकते हो कि भैया तुम 20 साल का तुम्हारे मरे हुए हो गया ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिहार बोर्ड के द्वारा ललन टॉप क्वेश्चन है, कई बार धोआ गया है, 2010, 12, 18, 20, है ना। 20 में आया है, 21, 22 में नहीं आया, 23 में भी शायद नहीं आया था ना, 24 में इसके आने की संभावना तनी मनी ऊपर हायर लेवल की है ना। तो आगे देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे, तो देखिए इसके बारे में विवेचना करने को बोल देगा या फिर विवरण करे के बोलेगा। विवरण मतलब विस्तार से बहुवत नहीं बताओ तो चल जाओ। तो यहाँ पे क्या ये कारण केवल पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर अलग अलग पुरातत्वविदों का अलग अलग वर्णन है। ऐसे जितना भी इतिहासकार हैं वो लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो भी कारण है इसको लेकर के अलग अलग सब कोई का मत है। कोई कहता है जो यहाँ पे कौन चीज़ अत्यधिक बाढ़ के कारण क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता। देखिए जो लोग बाढ़ के साथ हैं, जो भी व्यक्ति पुरातत्वविद जो भी इतिहासकार बोलते हैं जब भैया बाढ़ के कारण ये सभ्यता डूब गई थी, तो उनके बारे में तनी मनी लिख दिया जाएगा। जो हड़प्पा के सभी बड़े स्थल नदियों के किनारे स्थित थे ना, ये बाढ़ के कारण इनका पतन हो गया। तो जो भी लोग हैं, जो देखिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, इन लोग ये क्वेश्चन का मतलब हम लोग किसके ऊपर तो पे पुरातत्वविद जो भी इतिहासकार हैं उन लोगों के ऊपर। ये जो भी लोग मानते हैं जो अत्यधिक बाढ़ का है, वो लोग बोलते हैं जो हड़प्पा सभ्यता का जो भी बड़े बड़े नगर थे ये नदी के किनारे पर अथी बसल था, और नदी में बाढ़ आया सब दहा के चला गया लोग, है ना। उसके बाद देखा जाए तो बाहरी आक्रमण का अथी साक्ष्य, कई लोग ऐसे भी अति इतिहासकार हुए जो लोग बोलते हैं जो बाहरी आक्रमण हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो डेड मैन लेन एगो गली मिला है, जाना में आदमी के शरीर कहीं और है, मूरी कहीं और है, हाथ कहीं और है, जिस आधार पर हम लोग कह सकते हैं जनाब भैया इसमें क्या हुआ है, आक्रमण हुआ था, है ना। तो 2 को लिख दिया लो, आई थिंक काफ़ी है। उसके आगे हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 2014, 17, 18 में धोआ गया है। देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखें नगर योजना कहने गया यार, नगर योजना यानी कि नगरों को योजबद्ध तरीके से ना, योजनाबद्ध तरीके से जब सजाया जाता है, उसको बसाया जाता है, तो उसको हम लोग नगर योजना बोलते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है ना, कोई लड़का आ जाता है ना भैया कभी ख़त्म है बोलो। यहाँ के अधिकांश लोग नगरों में वास करते थे। कहाँ पे बाबू, नगर में रहते थे लोग। इन नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा ये सब रोपण प्रमुख नगर थे। कौन सी बाबू, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, 2-3 को लिख के दीजिएगा कि सब प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले नालियों, देखिए नालियों स्नानागार, अनागार आदि के अवशेषों से आधुनिक नगर की ओर इशारा करती है। मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा सभ्यता से हम लोगों को जितना भी ये चीज़ सब मिला है, नली, गलिया, स्नानागार, अनागार, अनागार यानी कि गोदाम वोदाम, ये सब जो चीज़ है ये आजकल के हमारे आधुनिक जो नगर है ये सबसे मैच करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को लगता है जनाब भाई ये सब नगरीय था ना। आगे हम लोग देखें तो पुरातत्व से आप कहाँ समझते हैं। 2015 और 19 में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्लास 12 के एग्जाम में पूछा गया है, और 24 में कन्फर्म ये क्वेश्चन हो सकेगा तो आ सकेगा। देखिए पुरातत्व से आप कहाँ समझते हैं, तो हम लोग लिखेंगे जो भैया उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। यानी कि उत्खनन अगर ये कोनो चीज़ खोद के निकाला जा रहा है, कुछ मिल जाओ, ईटा पत्थर हेन तेन हावी जावी कुछ भी मिल जाए भैया, सब पुरातत्व हमारा कहा जाएगा। पुरातत्व क्या है जी, ऐतिहासिक स्रोत है। कौन सी बाबू, पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत है। इसमें मूर्तियाँ, शिलालेख, अस्थियाँ, उसके बाद अस्थियों का अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पाषाण पाषाण उपकरण आदि आते हैं। ये जिस काल के होते हैं उस कालखंड के प्राथमिक स्रोत माना जाता है। यानी कि जो भी हमारा पुरातत्व है इसको क्या मानते हैं, प्राथमिक स्रोत हम लोग मानते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 2000 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आया 2017 में है ना, 2017 में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है क्लास 12 के एग्जाम में। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन कही जाने वाले सभ्यताओं में से एक है, एक थी, सॉरी है ना, यहाँ पे है ना होगा,
है के मतलब देखिए अधिकांश लड़का गलती ही करता है के मतलब अभी है ना थी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन कही जाने वाली सभ्यताओं में से एक थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। किसके समकालीन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जिसका नगर योजना का तरीका काफ़ी अच्छा, इसमें सड़कें समकोण पर काटती थी। आप लोग को पढ़ा चुके हैं लेक्चर में, समकोण पर काटती थी। सड़क के दोनों ओर का बना हुआ था? नाला बना हुआ था। जल निकासी के लिए नाले को बनाया गया था, है ना। आगे हम लोग देखें तो 9वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। 19, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। 23 छोड़ा के 24 में टपकेगा ये क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंधन करना जानते थे। ये क्या है? जो भी हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये लोग सुव्यवस्थित वैज्ञानिक ढंग से, जिन अभी हम लोग नाली बनाते हैं, इन लोग को नाली बनाने आता था। सड़क के दोनों तरफ नालियाँ बनी हुई थी। उन्होंने नालियों को खरिया मिट्टी, देखिए यहाँ पे नालियों को खरिया मिट्टी चुने और एक प्रकार के सीमेंट से बनाया गया थी। जो भी ये सब बना गया थी, नाली बनाया गया था, ये नाली को खरिया मिट्टी से बनाया गया था, चूना से और एक प्रकार के सीमेंट से बनाया गया था। नालियों को ईंट से ढका गया था। जो भी हमारी नालियाँ थी, इन सब नालियों को कौन चीज़? ईंटों से ढका गया था। और कूड़ा डालने पर पाबंदी था। जैसे महिलाओं लोग को आज भी देखा जाए, घर से निकल के एकदम गाड़ी आया घर से कचरा निकालने ना, ले जाके धड़ाक से फेंक दो नाली में। नाली आजकल देखिएगा तो जो भी हमारे नगर निगम की नालियाँ हैं, उन सब की सर सफाई सही से नहीं होती है, देखभाल नहीं होती है। सब कचरा डाल दिया जाता है अंदर और नाली एकदम ज़मीन के ऊपर बहता है। तो जो भी नालियाँ था, नालिया में कूड़ा करकट डाले पका लगा हुआ था, पाबंदी लगा हुआ था। वर्षा जल निकासी से भी थी। जो भी निकासी था, जो भी बरखा का जल था, इसके निकासी के लिए खूब बढ़िया से प्रबंधन किया गया था। कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे, उस सौर सफाई का विशेष ध्यान देते थे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखिए। ये कब क्वेश्चन पूछा गया बाबू? 2019 में मॉडल पेपर में। तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े इमारतों में से एक है। इसका उपयोग गेहूँ चावल, अभी बता सकते हैं, गेहूँ चावल मकई धान सब हेन तेन के लिए किया जाता था। इसमें स्तंभ वाला, देखिए इसमें स्तंभ वाला हॉल 30 वर्ग फुट का था। यानी कि पहले एगो आगे हॉल था, कितना वर्ग फुट का बाबू? 30 वर्ग फुट के मतलब 30 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई था। उसके बाद अन्नागार देखा जाए तो 200 गुने 50 फुट का है। 200 गुने 200 फुट लंबाई और 50 फुट चौड़ाई का है, जिसका जो क्षमता है वो 50 गुने 20 वर्ग फुट स्टोर का है ना। कितना का बाबू? 50 गुने 20 वर्ग फुट स्टोर का है। आगे देखा जाए तो उत्खनन से आप कहाँ समझते हैं? 2021 में क्वेश्चन धोआ गया है। तो उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह क्षितिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से होता है। क्षितिज का मतलब और ऊर्ध्वाधर का मतलब समझिए। देखिए हुआ का मान के चलिए, अगर कोनो घर है आप लोग का, उसको छोड़ दिए एकदम 1000 साल 2000 5000 साल छोड़ दिए, तो घर के ऊपर क्या हो जाएगा? पूरा माटी जम जाएगा, वो घर पूरा ढका जाएगा। आप लोग ही देख सकते हो कि हमारे घर में डेली क्या किया जाता है? झाड़ू लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी धूल कण आ रहा है इसको भाई साफ किया जाए। 1000 साल छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा घर में जो धूरा कण से एकदम ढक जाएगा। तो जब इसको खुदाई किया जाएगा तो एक क्या किया जाएगा कि भाई जहाँ पे अगर हम लोग को कोई ठोस पदार्थ मिल रहा है, जैसे दीवार मिल रहा है, तो दीवार के छोड़ के हम लोग क्या करेंगे? जो भी हमारा कच्चा माटी है उस माटी को साफ किया जाएगा। और एक प्रकार के क्या होता है? ले आओ जैसे भी सीधा पलट दो। तो ये क्षितिज और ऊर्ध्वाधर आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। इनमें प्राचीन कालीन पुरावशेष जैसे अभिलेख, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो मूर्तियाँ, सिक्के, भवनों के अवशेष आदि पाए जाते हैं। इनके आधार पर इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता उसका काल का निर्धारण करते हैं। मतलब ये सबको देखेगा लो, बताएगा लो जो भैया ये कहिया का है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दे। 19 और 21 में क्वेश्चन धोआ गया है। ये मुहार है बिहार बोर्ड का, ये कबो छोड़ेंगे ना तेरा साथ साथी, सातों जन्म ना साथ साथ 49 जन्म तक, है ना। तो बिहार बोर्ड इस सब क्वेश्चन को कबो छोड़ने वाला है नहीं। इसी का फायदा आप लोग उठा सकते हो ना। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल इमारतों में से एगो है, जो कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले जो भाग है उसमें स्थित है ना। मोहनजोदड़ो को दो भाग में बांटते हैं, एगो दुर्ग को एगो निचला शहर। तो जो उचला शहर था जिसको दुर्ग बोलते हैं, दुर्ग पर स्थित था। इसके बीच में एक जलाशय है, लगभग 12 मीटर लंबा और
लगभग 7 मीटर ई जो जलाशय है वो चौड़ा है। और गहिरा कितना है तो 2.45, यानी कि देखिए इसको याद करने का ट्रिक, ये देखिए इसका जो चौड़ाई है वो कितना है 7 मीटर और लंबाई 12 मीटर, 2.5 मीटर इसको आप लोग 2.45 को लगभग 2.5 मीटर बोल सकते हो कि गहिरा है। एक अंदर उतरे खातिर उत्तर और दक्षिण दिशा से क्या लगा है, सीढ़ी लगा है। इसके भी देखिए, और इसके तीनों तरफ क्या बना हुआ है, छोटा छोटा कमरा बना हुआ है, जिसमें से हमारे कई ऐसे कमरा है जिसमें स्नानागार यानी कि छोटा छोटा स्नानागार है। एगो में कौन सी बाबू कुआं है, कुआं काय खाते हैं, जो कुआं में से वो जो पोखरा है, थी पोखरा बोल रहा है, जो स्विमिंग पूल है ना, देहाती भाषा में पोखरे ना बोला जाएगा, ये नया करके बना देगा लो तो बात अलग है ना। यानी कि जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल आप लोगों को आई थिंक बढ़िया समझ में आ रहा होगा, है ना। स्विमिंग पूल है ना, उसके अंदर पानी भरने के लिए किया जाता होगा कुआं का यूज। उसके बाद देखा जाए तो ये जोन इतना बड़का जोन है हमारा जलाशय यानी कि स्नानागार, इसका उपयोग कोई एक आदमी थोड़ी ना करेगा, कितना तैरेगा रात भर दिन भर। इसका जो यूज होता था उस सामूहिक अनुष्ठानों के लिए हो जाता था, किया जाता था, यानी कि सामूहिक कोनो पूजा पाठ के लिए, जब जिसमें गांव के सभी लोग एक साथ जा करके नहाते हैं और धुआते हैं। देखिए हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, धड़ाक से लिखिए। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हम बोलेंगे यहाँ पे जो हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसन का, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि के लगभग 375 से 400 संकेत मिलते हैं। ये जो है ये आप लोग को इन्हें उन्हें 300 से लेके 400 250 से लेके इतना उतना मिलेगा, है ना। लेकिन ये जो एकदम रियल थी, आप लोग NCERT का किताब खोल के देखिएगा बाबू, 375 से लेके 400 तक उसमें दिया गया। क्या मिला है, संकेत मिला है। जैसे ऐसे बना दिया, एगो संकेत हो गया, ऐसे ही संकेत हो गया, एगो ई संकेत हो गया, ऐसे ही संकेत हम लोग को 375 से लेके 400 के बीच में मिले हुए हैं। इस लिपि को अभी तक ले इतिहासकार कोई मतलब पढ़ नहीं पाया है ना। यह लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी, क्यों बाबू, दाईं से बाईं लिखी जाती थी। यानी कि जैसे अभी हम लोग लिखते हैं, इस लिपि के उल्टा इसको लिखा जाता था, दाईं से बाईं। अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये बताइए कि हम लोग को कैसे पता है, जैसे आप लोग भी लिखते हो तो इस साइड से लिखना शुरू करते हो कि तो हेने कर से लिखिएगा तो पूरा फाफड़ लिखिएगा, लेकिन हेने कर जाने के बाद पेज बचाने के चक्कर में, अधिक से अधिक शब्द को हटाने के चक्कर में घिचपिच कर देते हैं, जिस कारण से पता चलता है जनाब ये हेने कर पहले लिखा है तो फाँका फाँका है, खूब बढ़िया सुंदर से लिखा है, इन्हें कर जाके राइटिंग बिगाड़ दिया। इस आधार पर ये लोग भी ऐसे ही करता था। इस आधार पर हम लोग पता लगा लेते हैं भैया ना ही गड़बड़ किया है लोग। देखिए इस सभ्यता, इस लिपि को कोई अभिलेख, इस लिपि के कई अभिलेख न मिलने के कारण हड़प्पा सभ्यता को आद ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। जैसे अभी का बोल रहा है ई लिपि जो है, ई लिपि के कोनो अभिलेख हम लोगों को अभी तक मिला है, मोहर ओहर पर सिक्का उक्का पहने उन्हें सब हम लोग को लिपि देखने को मिला, जिस कारण से ये जो हमारा हड़प्पा सभ्यता, इसको कौन से काल में रखते हैं, आद ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ई लिपि को हम लोग क्या करते हैं, ई लिपि को अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन ये सब लिखा गया है। तो देखिए आद ऐतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग को लिखित स्रोत हो, लिखित साक्ष्य हो, लेकिन पढ़ा ना जा सके, उसको हम लोग आद ऐतिहासिक काल बोलते हैं। वैसा ही ये भी लिखा है लो बेचारा, लेकिन पढ़ा ना गया है, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आद ऐतिहासिक काल में रखते हैं। देखिए लोथल कहाँ है, इतिहास अध्ययन में इसका क्या स्थान है ना, और इसका महत्व क्या है, यानी कि लोथल कौन चीज़ और इतिहास के अध्ययन में इसका महत्व क्या है, इसको हम लोग को लिखना है ना। तो देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया और 2012 में, है ना। मॉडल पेपर में भी 2012 का आप लोग उठा के देख लीजिएगा, तो मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया। बाकी जितना स्टडी मटेरियल होता है, मॉडल पेपर हेन तेन सब आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है ना। देखिए यहाँ से एक बंदरगाह का भी प्रमाण मिला। अच्छा ये पूरा ना पड़ेगा, है ना। तो देखिए लोथल खंभात की खाड़ी के नज़दीक गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पे है, तो खंभात की खाड़ी के नज़दीक कहाँ पे है, गुजरात में, यहाँ पे स्थित है ना। उसके आगे हम लोगों को देखा जाए तो गुजरात के नज़दीक स्थित है। इस स्थान की खुदाई के अनेक दुकानों और भवनों का अवशेष मिला है। जब लोथल का खुदाई किया गया तो अनेक प्रकार के दुकान भवनों हेन तेन मिला है। यहाँ से एगो का मिला है, बहुत बड़का बंदरगाह भी मिला है ना, जिसका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, अरब, ओमान, मिस्र आदि से व्यापार के लिए संपर्क करते थे। आगे देखा जाए तो 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो प्रमुख केंद्र बता सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र थी, 4 प्रमुख केंद्र निम्नलिखित है। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बोल सकते हैं आप लोग। हड़प्पा से कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, उसके बाद अनागार आदि पुरातत्व वस्तु हम लोगों को मिली हुई है। मोहनजोदड़ो के बारे में देखिए 4 को बोला था लिखने के लिए, है ना। तो चारों का आप चाहते हो तो नाम लिख दो, लेकिन चारों के बारे में तनी तनी बता दीजिएगा तो बहुत बढ़िया। दूसरा का हो गया मोहनजोदड़ो। ये कौन सी था, मोहनजोदड़ो एगो नियोजित शहर था। कैसन का था बाबू, नियोजित नगर था।
लोथल कौन सी है? तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का विशाल बंदरगाह स्थित है। लोथल में कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता का विशाल बंदरगाह स्थित है। उसके बाद चौनुद्रो के बारे में बता दीजिए। चौनुद्रो हमारा चौथा नंबर हो जाएगा। तो चौनुद्रो यह उत्पादन केंद्र था। कौन सी बाबू? उत्पादन केंद्र था। उसके आगे देखा जाए तो 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में शव के दाह संस्कार के कितने प्रकार, शव के दाह के कितने प्रकार के हम लोगों को देखने को मिलता है? यानी कि जो भी हमारा आदमी मर जाता है, मरे हुए बॉडी को हम लोग शव बोलते हैं। ओके, तो उस शव के दाह संस्कार को प्रकार के किया जाता है। अभी क्या होता है कि हिंदू लोगों में जला दिया जाता है। ओके, उसके बाद यहीं इसके विपरीत देखा जाए तो मुस्लिम, जो भी मुस्लिम समुदाय है वो लोग क्या करते हैं? दफना देते हैं। उसके बाद कई आप लोग ऐसे भी देखे होंगे कि नदी में बहा दिया जाता है। तब ये दाह संस्कार के हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग 3 प्रकार के दाह संस्कार करते थे। कई प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले का सौ की जो हमारा सौ है, सौ की सिर है ना, सौ की सिर को उत्तर दिशा में रख करके कब्र में दफनाया जाता था। सौ के जो सिर है यानी कि जो भी बॉडी है, जो भी मरल आदमी है, उसका वो जो मूड़ी है वो कहाँ रखा जाता था? उत्तर दिशा में करके उसको कब्र में दफना दिया जाता था। उसके बाद कब्रों में देखा जाए तो कब्रों में मिट्टी के बर्तन, महंगे आभूषण आदि भी मिले हैं। यानी कि कब्रों में आदमी के साथ तनी मनी बर्तन, मनका उनका हान तेन ये सब धो के साथ में दफना दिया जाता था। दूसरा का देखा जाए तो शव को जला करके, है ना, इसके राख के मिट्टी में कलश, देखिए शव को जला करके इसके राख को मिट्टी के कलश में रख करके दफनाया जाता था ना। आगे देखा जाए तो 3 नंबर में मृतकों के शव को नदियों में प्रवाह कर दिया जाता था। यानी कि 3 प्रकार के लोग दाह संस्कार करते हैं। यानी कि आज का हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखिए। तो 1 नंबर में लिख सकते हैं हम लोग सुमेर की सभ्यता, यानी कि सुमेर की सभ्यता। दूसरा का है चीन की अहांग हो नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी, है ना। तो इसके बारे में आप लोग भी दुगो के बारे में लिख सकते हैं। दुगो पूछा है तो कितना लंबा रख के लिखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े कि दोनों के बारे में पढ़े, है ना। तो दुगो का नाम लिख सकते हैं। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोले तो 5 नंबर का प्रश्न। ई जो हमारा पहिल का चैप्टर है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, जो हमारा ये है हड़प्पा सभ्यता, इससे मतलब भाई बचने वाला तो कोई मतलब ऐसा है ही नहीं। इस जो हमारा चैप्टर है, पहिल का चैप्टर है, इसको आप लोग बिना पढ़े पास हो जाओगे। ये जगह से हर एक वर्ष बाबू आप लोग पलट के देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर। तो 2 से 3 हमारा आता है 2 नंबरिया क्वेश्चन, एगो तो एकदम निश्चित है, वो एगो निश्चित जहाँ से आएगा वो सब निश्चित को यहाँ पे निचोड़ ला दिया गया है आप लोगों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, यानी कि 5 नंबर वाला में। वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आप लोगों को 6-7 गो क्वेश्चन मिलेगा, जिनमें से एगो ना एगो आप लोग के एग्जाम में 2024 में गारंटी है कि आएगा, है ना। सो मिलते हैं इसके अगले वाले क्लास में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के 5 नंबरिया वाला प्रश्न में। तब तक के लिए जय हिंद।